हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे चैनल द एडेप्टिव साइंस में। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की साइंस की बात चल रही थी, तो साइंस का एक पार्ट में कंप्लीट कर चुका था। फिजिक्स में ऑप्टिकल्स की हम बात कर चुके थे और अगला जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम विद्युत धारा की बात करेंगे। तो विद्युत से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो चैप्टर्स हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं बेटा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित पहला जो आपका टॉपिक है वो है आवेश। आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। ठीक है, क्या है आवेश समझाते हैं। यहां से विद्युत धारा की स्टार्टिंग होती है, यहां से विद्युत आपको समझ में आएगी। सबसे पहला पॉइंट ही आवेश है। आवेश के बारे में जब आप समझेंगे तब विद्युत धारा समझ में आएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। आवेश को समझते हैं बेटा। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है या इसके प्रभाव का अनुभव करती है, वैद्युत आवेश कहलाता है। उसका यह गुण वैद्युत आवेश कहलाता है। और आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, आवेश की जो मूल इकाई है वो है इलेक्ट्रॉन। इसे ई नेगेटिव से शो करते हैं हम। और इसका जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश के क्वांटीकरण का एक फॉर्मूला होता है। किसी वस्तु पर अगर आपको आवेश ज्ञात करना है बेटा, तो उसका एक फॉर्मूला रहेगा आपका। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं हम। ठीक है, Q बराबर होता है Ne, जहां पर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिससे आप किसी वस्तु पर आवेश की क्वांटिटी अर्थात आवेश की मात्रा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा आवेश था। ध्यान रखना है आपके लिए कि आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन होती है, अर्थात वस्तुएं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेशित होती हैं। यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है, और यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो उस वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है, अर्थात वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है, ये आवेश की बात थी। इससे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बेटा, वो है आपका वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, जो आवेश है आपका, जब किसी चालक में प्रवाहित होता है तो आवेश के प्रवाहित होने की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए, एक बार डेफिनेशन में फिर से बताता हूं। किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। I से इसे प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, जहां Q आवेश है, T समय है और I आपकी विद्युत धारा है। ठीक है, मात्रक बनाएंगे बेटा फॉर्मूले से, तो बनेगा कूलाम प्रति सेकंड, परंतु इसका SI मात्रक भी होता है बेटा, और ये SI मात्रक होता है आपका एम्पियर। ठीक है, एम्पियर इसका SI मात्रक है। विद्युत धारा एक मूल राशि है। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, और इसकी जो विमा होती है वो A होती है। ठीक है, तो ये विद्युत धारा की डेफिनेशन थी बेटा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। डेफिनेशन जैसी बुक में लिखी हुई है, जैसे किसी टीचर ने बताई है, एज इट एज वैसे रटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डेफिनेशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट डेरिवेटिव्स। उस राशि का एक आइडेंटिफिकेशन होता है, वो आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो। अपने शब्दों में बोल सकते हो कि कोई चालक है, उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसके आवेश प्रवाहित होने के लिए हम समय से अगर डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसे विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, तो एज इट एज रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। डन, ये कंप्लीट हुआ पार्ट। बेटा जब भी हमारे लिए कोई SI मात्रक आता है, एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक है,
तो जब हमारे लिए ना एसआई मात्रक आता है तो हमें ना उसके एक यूनिट को डिफाइन करना होता है कि 1 एम्पियर कितनी विद्युत धारा होती है, आप कैसे समझाएंगे। तो पेपर में कई बार आ जाता है कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। मैं आपको बताता हूं बेटा उसकी डेफिनेशन हम कैसे देंगे। मुझे I इज इक्वल टू क्या लेके आना है, 1 एम्पियर लेके आना है। तो मुझे क्या करना है, Q इज इक्वल टू 1 कूलाम लेना है बेटा, और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड लेना है। आपके लिए आवेश 1 कूलाम लेना है, समय 1 सेकेंड लेना है, और ये इस फॉर्मूले में जब आप रखेंगे तो I इज इक्वल टू 1 आएगा या नहीं? यस सर आएगा। तो अब यही इसकी क्या है, परिभाषा, ये आप बोल दें इसके लिए डेफिनेशन के लिए कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। और ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये हमारी एक यूनिट की डेफिनेशन हो गई बेटा, और ये कंप्लीट हुई। इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, यहीं पर एक पॉइंट और आता है बेटा, वैद्युत विभवांतर। दोनों सेम ही राशियां हैं, एक ही चीज है, एक ही मात्रक होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, बट थोड़ा सा डेफिनेशन में डिफरेंट होता है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसे हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन आपको वैद्युत विभव की देता हूं, समझे आप वैद्युत विभव की डेफिनेशन है क्या। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैद्युत विभव क्या है असलियत में। वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो यह निर्धारित करती है कि आवेश का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होना है। अर्थात इस बात को ऐसे बोलते हैं कि वैद्युत विभव के कारण ही धारा की दिशा डिनोट की जाती है, निर्धारित की जाती है, क्योंकि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया वैद्युत विभव। अब मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं। किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, ये और इसको हम क्या करते हैं, वैद्युत विभव को B से प्रदर्शित करते हैं। तो जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा बेटा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर W किया गया कार्य है और Q उस आवेश की क्वांटिटी है, मात्रा है। एक बार डेफिनेशन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसे B से प्रदर्शित करते हैं, और B इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मात्रक बनेगा आपका जूल प्रति कूलाम। ठीक है बेटे, या इसका एक ऐसा ही मात्रक रहेगा आपका वोल्ट। वोल्ट इसका ऐसा ही मात्रक होता है। यहां पे फिर से वही बात आएगी, एक वोल्ट क्या होता है, एक वोल्ट को आप कैसे परिभाषित करेंगे। तो एक वोल्ट आपको बताते हैं बेटा। एक वोल्ट करने के लिए V इज इक्वल टू 1 आए, इसके लिए हमें W इज इक्वल टू 1 जूल रखना है, एक जूल रखना है, और Q इज इक्वल टू 1 कूलाम रखना है। अब ये मान रिप्लेस करते हैं इफ आप इस फॉर्मूले में, तो V इज इक्वल टू आता है बेटा 1, अर्थात 1 वोल्ट। अब जो आपने लिखा है उसको अपने शब्दों में बोल दीजिए, और ये उसकी डेफिनेशन होगी। बोलते हैं यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस चालक के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ये डेफिनेशन दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। मैंने बोला रटना नहीं होता है, समझना होता है। ठीक है, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि आपको 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है तो उन बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। बहुत सिंपल तरीके से समझें आप। ठीक है, ये डेफिनेशन थी बेटा 1 वोल्ट की। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं ताकि स्पेस बना रहे बोर्ड पे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ओम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम।
पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। क्या है ओम का नियम? चालक में धारा प्रवाहित होती है विभवांतर उत्पन्न होने के कारण। तो विभवांतर और वैद्युत धारा में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। इस बात को सर्वप्रथम ओम ने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था और फिर इस बात को एक नियम में कन्वर्ट किया था और उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी गई थी। टर्म एंड कंडीशन में आपको बता दूं कि जिस चालक पर हम प्रैक्टिकल करते हैं उसके लिए बोला जाता है कि चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना हो, नहीं तो उनका जो रेशियो है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, डिफरेंस आएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेशन में या नियम में आप लगाएंगे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना हो, अर्थात वो अपरिवर्तित रहें। ठीक है, तो ये नियम में आप बोल रहा हूं, ओम के नियम के अनुसार क्या बोलते हैं उसको समझो जरा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है बेटा। जो मैंने बोला है उसके लिए हम मैथमेटिकली ड्रॉ करते हैं, V अनुक्रमानुपाती I, ये नियम है। चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात विभवांतर का मान बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ेगा, विभवांतर का मान घटाओगे तो धारा का मान घटेगा। ठीक है, आप जानते हैं कि फिजिक्स में अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक लगाएंगे और ये नियतांक होता है आपका R, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जहां R एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है बेटा, और इसी को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये ओम का नियम हो गया बाबू, और बहुत सिंपल रखना है आपके लिए, तो सीधा सीधा बोलो, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात विभवांतर B और धारा I का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है, वो हमेशा इक्वल रहती है, नियत रहती है। विभवांतर बटे धारा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये नियम हो गया कंप्लीट बेटा। तो एक कभी कभी सवाल आता है कि विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन आ जाती है कि इससे आप क्या समझते हैं, तो मैं इसको डेफिनेशन को बताता हूं आपके लिए। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो अवरोध उत्पन्न होता है, चालक द्वारा जो अवरोध विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न किया जाता है, उसी को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे, किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर अवरोध उत्पन्न करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, कई और तरीके से डेफिनेशन को बोल सकते हैं आप। किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। विद्युत प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं बेटा, और यहां जो फॉर्मूला होता है इसका वो होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I। R बराबर होता है V अपॉन I। मात्रक की बात करें तो यहां पे मात्रक बनेगा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसका एक SI मात्रक भी है बेटा, या करके लिख देंगे, वो है आपका ओम। ओम को डिनोट करने का जो सिंबल है वो ये है, ओम को हम ऐसे लिखेंगे। तो ये विद्युत प्रतिरोध तक की बात क्लियर हो चुकी है बेटा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको हम इरेज करके नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आपको अगला पॉइंट समझाते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ये पॉइंट है बेटा हमारा कि विद्युत प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये सवाल आता है। तो विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। नंबर 1, चालक की लंबाई। चालक की लंबाई बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। नंबर 2 है बेटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।
परिच्छेद काट का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, उसके चालक का प्रतिरोध हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा चालक का प्रतिरोध उतना कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा चालक का प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है बेटा कि चालक का ताप बढ़ाने से अधिकांश धातुओं के जो प्रतिरोध होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अर्थात आप ऐसे बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने से चालकों के प्रतिरोध क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो तीन कारक होते हैं जिनसे चालक का प्रतिरोध जो होता है वो प्रभावित होता है। नंबर 1 चालक की लंबाई, नंबर 2 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, नंबर 3 चालक का ताप। ठीक है। तो ये तीन कारक हो गए आपके प्रभावित करने वाले। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है विशिष्ट प्रतिरोध। बेटा क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रोह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रोह से प्रदर्शित करते हैं बेटा। और क्या होता है इसको समझाते हैं आपके लिए। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है बेटा उसको हम ऐसे हल करते हैं। आर अनुक्रमानुपाती एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। आर अनुक्रमानुपाती 1/a, जहां ये जो a है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है चालक का। और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे इफ आप समीकरण 1 व 2 से इसे आप हल करते हैं तो आर अनुक्रमानुपाती L/A हो जाएगा। बेटा आप जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई नियतांक लगेगा, और ये होता है आपका रोह L/A, जहां रोह एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। और अगर आप रोह की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो रोह इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा RA/L, यहां से बनेगा इसका मात्रक, मात्रक हो जाएगा इसका ओम मीटर। ठीक है बेटा, मात्रक होगा ओम मीटर। क्लियर है? तो प्रतिरोध, इसकी विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन देते हैं आपके लिए। विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन देने के लिए मैं क्या करता हूं, यदि मैं A बराबर 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और L बराबर 1 मीटर लंबाई का कोई चालक तार लेता हूं और ये एक एक इस फॉर्मूले में रखते हैं तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। रो इज इक्वल टू आर हो जाएगा। अर्थात किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है। फिर से सुनो ध्यान से, मैं विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या है वो सुनो आप ध्यान से। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है जो 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये डेफिनेशन है आपके विशिष्ट प्रतिरोध की। ठीक है बेटा, तो विशिष्ट प्रतिरोध कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, इसको इरेज करते हैं सबको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, या फिर आप इसे बोलेंगे बेटा समायोजन। ठीक है। मतलब प्रतिरोधों को हमारे लिए क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के दो पॉसिबल तरीके हो सकते हैं बेटा। प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। एक है बेटा आपका श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है आपका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ये दो प्रकार के हमारे प्रतिरोधों के क्या होते हैं, संयोजन होते हैं। मतलब हम जोड़ते हैं उनके लिए। तो मैं आपके लिए पहले बता दूं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। क्या करना बेटा आपके लिए, पहले चालक का जो दूसरा सिरा है वो अगले चालक के पहले सिरे से जुड़ेगा और आपको ऐसे क्रम से जोड़ते जाना है। तो ये हमारा श्रेणी क्रम होगा। और समांतर क्रम में हमें क्या करना होता है, जितने भी हमारे चालक हैं उनके सबके पहले पहले सिरे एक जगह पे जोड़ना होता है और दूसरे सिरे जो हैं, जो उसका दूसरा पॉइंट है, वो सब एक जगह पर जोड़ना होता है हमारे लिए। ठीक है। तो इसे हम समांतर क्रम कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया श्रेणी और समांतर क्रम बेटा। इनमें से मैं डेरिवेशन में आपका पहले वाला सिलेक्ट कर रहा हूं। पहले वाले का डेरिवेशन मैं आपको बताता हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका डेरिवेशन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन मैंने ये सिलेक्ट किया है।
और इसका मैं डेरिवेशन आपको हल करके बताता हूँ। तो एक डायग्राम हमारे लिए तैयार करना होता है। मेरे पास क्या है, 3 प्रतिरोध हैं बेटा, और ये 3 प्रतिरोध मैंने श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं, ठीक है। और ये डायग्राम आपके सामने तैयार है। इनमें से इसका मान R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और ये मेरा एक वैद्युत परिपथ बना है बेटा। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है, अर्थात इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान क्या होगा, I एम्पियर मान लिया मैंने। जब धारा समान है, प्रतिरोध डिफरेंट है, तो इनमें विभवांतर का मान भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, V1 V2 V3। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, परिपथ में श्रेणी क्रम में धारा का मान हमेशा समान रहता है और समांतर क्रम में विभवांतर हमेशा समान रहता है। याद करने के लिए एक आपके पास में एक राइमिंग है, एक तुकांत वर्ड्स हैं कि समांतर में विभवांतर, ठीक है। एक को याद रखो कि समांतर क्रम में विभवांतर इक्वल होता है और श्रेणी क्रम में धारा इक्वल होती है, ठीक है। ये चलते हैं, इसकी थ्योरी, हमें जो डायग्राम हम बनाते हैं उसकी थ्योरी लिखनी होती है डेरिवेशन में, तो आप लिख लेंगे इसको ऐसे। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, चित्र अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। और परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I है तथा इसके प्रत्येक सिरे पर, प्रतिरोधों के सिरे पर जो विभवांतर है क्रम से V1, V2 व V3 है। तब, ठीक है, तब क्या करेंगे हम, सुनो ध्यान से बेटा। अगर मैं V1 निकालूं तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा, ठीक है। और V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, IR2 हो जाएगा। तथा V3 की अगर हम बात करें, तीसरे विभवांतर की बात करें, तो ये हो जाएगा आपका IR3। क्लियर बेटा। तो हम बात करेंगे परिणामी विभवांतर। चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो परिणामी विभवांतर क्या होगा, बीजगणित ये योग होगा। परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर की बात करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू V1 प्लस का V2 प्लस का V3। आपको क्या करना है, V1 की वैल्यू रखनी है, IR1 हो जाएगी, ये हो जाएगा IR2 प्लस IR3। या यहां से क्या करेंगे आप, I कॉमन लेंगे बेटा, तो हो जाएगा R1 R2 प्लस R3। अब आपको एक लाइन लिखनी है, तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर यदि हम एक प्रतिरोध की परिकल्पना करें, ये माने कि तीनों प्रतिरोध ना होकर केवल परिपथ में एक ही प्रतिरोध है, तो उस समय क्या होता, उस समय V बराबर IR होता। यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर, यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर केवल एक प्रतिरोध हो, केवल एक प्रतिरोध माने, तब तब क्या होता बेटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लें आप, ठीक है। तब उस समय V बराबर केवल IR होता, इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 व 2 की कंपेयर करें आप, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा IR इज इक्वल टू I ब्रैकेट के अंदर क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे I से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा बेटा, तो R इज इक्वल टू हो गया R1 प्लस का R2 प्लस R3। और यही श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों की तुल्य प्रतिरोध का आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। इसको बोलते कैसे हैं आप ध्यान से समझ लो। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। एक डेरिवेशन मैंने कंप्लीट कर दिया, बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने हल किया है इसको, ठीक है, और बहुत सिंपल, एकदम समझ सकते हैं आप। 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े, धारा का मान समान होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पर क्रम से विभवांतर V1, V2 व V3 होगा, और परिणामी विभवांतर से डेरिवेशन को हल करना शुरू करेंगे, और ये आपका हो गया तुल्य प्रतिरोध। तो इसको रेज करते हैं बेटा, समांतर क्रम की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, देखो बेटा क्या होता है समांतर क्रम। ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको कि समांतर क्रम में करना क्या होता है हमारे लिए। जो हमारे पास प्रतिरोध हैं, जो हमारे पास चालक हैं, उनके प्रथम सिरे को सबको एक जगह जोड़ना है आपको, और दूसरे जो सिरे हैं उन सबको एक जगह जोड़ना है, तो ये समांतर क्रम हो जाएगा। तो मैं करता हूं कि माना मेरे पास 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 व R3, और इनको हम क्या करते हैं, एक परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं,
एक डायग्राम से, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है। डायग्राम थोड़ा रफ रहेगा तो कृपया ऐसा ना समझें कि बहुत स्मार्ट नहीं बना है चित्र। और ये आपका परिपथ है बेटा, ए वी इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, ये R1 है सर, ये R2 है, ये R3 है। मैंने बोला था समांतर में विभवांतर, अर्थात समांतर क्रम में विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। इतना मैं डिटेल मैं नहीं बता पा रहा हूं आपके लिए, मैं सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं। तो आपको ये नहीं समझा सकता कि सर क्यों होता है, कैसे होता है, एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत फिर टाइम चाहिए होता है, ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में सिर्फ आपके पेपर के लिए तैयार करा रहा हूं टॉपिक, तो आप ऐसे ही समझें कि सर ना समांतर में विभवांतर इक्वल होता है। डन, ओके। प्रत्येक चालक में प्रवाहित धारा का मान क्या, वो मान लेते हैं I1, इसमें I2 और इसमें I3 क्रम से। तो फिर क्या करेंगे बेटा, हम धारा से इसको हल करना शुरू करेंगे। तो I1 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बराबर होता है V अपॉन R, ठीक है, तो R1। फिर यहाँ पे I2 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो V अपॉन R2, और अगर आपको I3 निकालना है तो ये हो जाएगा V अपॉन R3। परिणामी धारा, ठीक है ना, या कुल धारा आप ऐसे भी बोल सकते हो। परिणामी धारा की बात करें तो परिणामी धारा हो जाएगी आपकी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, I1 की वैल्यू क्या है सर, V अपॉन R1 प्लस का V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। कॉमन ले सकते हैं आप क्या सर, V के लिए तो क्या रह जाएगा ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर है बेटा। तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक प्रतिरोध होता तो क्या होता, तो उस समय होता I इज इक्वल टू V अपॉन R। यदि एक प्रतिरोध की कल्पना करें, तब मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है ना, वैसे आपको लिखना होता यदि परिपथ में तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर केवल एक प्रतिरोध हो तब। मैंने ऐसे बोल दिया है कि यदि एक प्रतिरोध की कल्पना करें हम, तब उस समय I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। इसको समीकरण सेकंड मानो, इसको समीकरण फर्स्ट मानो। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है बेटा। क्या करेंगे आप, समीकरण 1 व 2 से कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा V अपॉन R इज इक्वल टू, ठीक है, V ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये बेटा समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया है। मैं इसको एक बार बोल के बता देता हूं कैसे बोलते हैं। समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया है। तो प्रतिरोधों का संयोजन मैं आपको समझा चुका हूं बेटा। नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करेंगे, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ये आता है सवाल। तो विद्युत ऊर्जा आपको बताते हैं क्या होता है बेटा। किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे हम W से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो W इज इक्वल टू होता है, ठीक है ना, VQ। W इज इक्वल टू क्या होता है, VQ, जहां V विभवांतर है और Q क्या है आपका आवेश है। एक बार डेफिनेशन को ध्यान से समझें आप बेटा, एक बार फिर से मैं बोलता हूं। किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, उस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है और W इज इक्वल टू क्या होता है आपका VQ होता है। वैसे ये फॉर्मूला विभवांतर में आया था, B इज इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q होता है, तो वहीं से आता है, ठीक है। तो इसका मात्रक तो जूल ही रहेगा, ऊर्जा कोई सी भी हो उसका मात्रक हमेशा क्या होता है, जूल ही होता है। बट ये ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो किसी अन्य राशियों में हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे W इज इक्वल टू B बराबर क्या होता है IR होता है, तो IR, ठीक है, रखेंगे आप।
तो यहाँ पे Q हो जाएगा, ये IRQ हो जाएगा। अब Q इज इक्वल टू IT होता है तो I स्क्वायर RT बन जाएगा ये, तो ये फॉर्मूला पूरा हो जाएगा आपका I स्क्वायर RT, ठीक है। तो W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है जूल। इस तरीके से कई और आप क्या कर सकते हैं, मान चेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है बेटे। और अगर ये ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यय हो रही हो तो उस समय क्या हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं सर एक जूल इज इक्वल टू होता है 1/4.2 कैलोरी, अर्थात ऊष्मा के रूप में यदि इस ऊर्जा को आप देख रहे हैं तो 4.2 से उसको डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे आप, ऊष्मा में तो आप W के लिए H से डिनोट करेंगे, हीट H फॉर हीट है, ठीक है, ऊष्मा। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, H इज इक्वल टू VQ/4.2 वट। अब मात्रक जूल नहीं, क्या आएगा, कैलोरी आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, अथवा सामर्थ्य, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है, बताते हैं आपके लिए। किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को, जो विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है उसको यदि आप समय से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आपको मिलेगी उस वैल्यू को, उस राशि को हम विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। क्योंकि शक्ति के लिए पावर कहते हैं इसलिए इसे P से डिनोट करते हैं, हम P से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन को एक बार फिर से समझें बेटा। किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू W/T, जहां W किया गया कार्य है अर्थात ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, T समय है, मात्रक बनेगा बेटा जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, ठीक है। या फिर इसका मात्रक होता है आपका वाट, SI मात्रक होता है वाट। ये जो वाट है बेटा वो जेम्स वाट से लिया गया है, आपको पता होना चाहिए। जेम्स वाट जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, तो ये जो वाट है वो उन्हीं के नाम से लिया गया है, जेम्स वाट। HP जिसे हॉर्स पावर कहते हैं, एक HP इज इक्वल टू 746 वाट होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। इससे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी डेफिनेशन आती है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात करते हैं बेटा। इसको हम ना शॉर्ट में EV से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन आती है, आप समझें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा कार्य का सबसे छोटा मात्रक है, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। डेफिनेशन में मैं आपको बताता हूं। एक वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कार्य का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल, ठीक है। कूलाम मत लिख देना आप इसके लिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य का मात्रक है तो पीछे जूल लिखेंगे आप। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। डेफिनेशन एक बार फिर से बोल देता हूं बेटा। एक वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। पॉइंट है आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है मैं आपको बताता हूं डेफिनेशन से। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के ताप में वृद्धि हो जाती है।
जिस चालक में आप विद्युत धारा को प्रवाहित करो, कुछ समय के बाद नोटिस करेंगे कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। इसी घटना को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं डेफिनेशन। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके ताप में वृद्धि हो जाती है। यह घटना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। और ये कंप्लीट होता है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है बेटा, वो है किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या फिर किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक है। नीचे आपको लिए ऑप्शन मिले होंगे, तो उनमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। और 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 VTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में जो ऊर्जा आपको मिलती है वो 3.6 इंटू 10⁶। ठीक है, 3.6 गुणा 10⁶ जूल ऊर्जा मिलती है। इसकी डेफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं, यदि 1 किलोवाट का कोई उपकरण वैद्युत परिपथ में 1 घंटे तक कार्य करता है तो उसके द्वारा व्यय ऊर्जा को किलोवाट घंटा कहेंगे आप। ठीक है, तो ये किलोवाट घंटा कंप्लीट होता है बेटा। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, क्या होता है अभी आपको समझाते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक उस प्रकार जैसे किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके ताप में वृद्धि हो जाती है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव वाला गुण है। यहां पे आपको बोलना है किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अर्थात इस बात को आप ऐसे बोल सकते हैं, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, इस बात के लिए सर्वप्रथम ऑस्टर्ड ने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि विभिन्न धारावाही चालक विद्युत धारा प्रवाहित करने से एक चुंबक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इस बात के लिए ऑस्टर्ड ने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था। तो इसका अगला जो पॉइंट है बेटा आपका, वो है वायो-सैवर्ट का नियम। ठीक है, वायो-सैवर्ट नियम। वायो-सैवर्ट नियम समझे आप। वायो-सैवर्ट ने नियम किस लिए प्रस्तुत किया था? ऑस्टर्ड ने यह तो बताया था कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सवाल पूछा गया कितना उत्पन्न होता है, तो ऑस्टर्ड इस बात के लिए फॉर्मूले में ड्राइव नहीं कर पाए, फॉर्मूला नहीं दे पाए कि उसकी कैलकुलेशन की जाए, उसकी वैल्यू को डिफाइन किया जाए कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहला नियम वायो-सैवर्ट ने दिया था। वायो तथा सैवर्ट ने मिलकर एक नियम प्रस्तुत किया, जिस नियम से हम क्या कर सकते हैं, किसी चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है नियम, समझाते हैं बेटा। इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। माना हमारे पास एक चालक है, ठीक है ना, और इस चालक के इस बिंदु से r मीटर की दूरी पे एक बिंदु P है। इस चालक में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है बेटा, और ये इस चालक से थीटा कोण पर स्थित है। तो वायो-सैवर्ट के अनुसार किसी चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पॉइंट नंबर 1 है बेटा, चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है कि चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई, जो आपने लंबाई ली है, ये मान लो कि मैं इसके एक स्मॉल छोटे से अवयव डेल्टा L के कारण निकाल रहा हूं।
अनंत लंबाई का ये चालक तार है, तो मैंने एक छोटा सा उसका अवयव लिया है डेल्टा एल। तो चुंबकीय क्षेत्र बी चालक की लंबाई के क्या होता है आपका अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 3 आएगा आपका चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 3 है बेटा ये। और चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उनके बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात वी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। उपरोक्त चारों संबंधों को मिलाने पर अगर आप इन्हें मिला के लिखेंगे तो v अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा वटे आर स्क्वायर आएगा। और जब आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक लगाएंगे। यहाँ नियतांक है म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा वटे आर स्क्वायर, और यही वायो सेवर्ट का नियम है। किसी चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए वायो सेवर्ट ने एक नियम प्रस्तुत किया था। इस नियम को वायो सेवर्ट का नियम कहते हैं, और नियम है आपका v = म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। तो ये वायो सेवर्ट का नियम है बेटा। और इससे आगे बढ़ते हैं। फिर आता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या है, एक मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम देते हैं और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम देते हैं। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में रखें तो उंगलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगी। चूंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए उसकी दिशा को निर्धारित करना आवश्यक होता है। तो कैसे निर्धारित करते हैं, उसके दो नियम है सर। ठीक है। एक मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम है और एक दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। यदि हम किसी पेच की नोक को चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में रखें और अपने हाथ में पेचकस को पकड़कर उसे घुमाएं तो पेचकस के घूमने की जो दिशा होगी वो किसी चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करेगी, अर्थात प्रदर्शित करेगी। ठीक है। एक बार फिर से समझ लें आप। पेच को चालक में बहने वाली धारा की दिशा में रख के पेचकस को अपने दाएं हाथ में पकड़कर घुमाएं तो उसके घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। ये आपके दोनों नियम कंप्लीट होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के। इसको इरेज करते हैं बेटा। ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लॉरेंज बल। लॉरेंज बल, ये बल पूछा जाता है कि लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं, या इसके लिए दूसरा पॉइंट हो सकता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाले बल की व्याख्या। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाले बल की व्याख्या। ठीक है। तो मैं इसके लिए अभी डिफाइन करता हूं कि क्या है बेटा ये। जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है तो उस कण पर वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत एक बल कार्य करता है। इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं और इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। डेफिनेशन को सिंपल रखना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर एक बल आरोपित होता है। इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है। इसे F से प्रदर्शित करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है F = QVV। और अगर ये कण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए गति करे तो आपको लिखना है साइन थीटा। इफ थीटा = 90 तब उस समय कण पर लगने वाला जो बल होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो F = हो जाएगा QBV। ठीक है। तो ये लॉरेंज बल था। एक बल हो जाएगा आपका धारावाही चालक पर बल। ये समझे, ये क्या है बेटा, किसी धारावाही चालक पर बल। ठीक है। ये आप ऐसे समझें, किसी धारावाही चालक पर
बल कितना होता है, क्या होता है। यदि हम किसी चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित करें तो उस चालक पर एक बल अध्यारोपित होता है, एक बल कार्य करता है। इस बल का मान जो होता है एक डेरिवेशन से हम डिफाइन करते हैं और ये फॉर्मूला आता है आपका F बराबर IBL साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला आता है आपका F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। अगर आपका यदि आपका चालक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए स्थित है तो फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर IBL साइन थीटा। किसी धारावाही चालक पर बल की व्याख्या है ये। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी है एक। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बेटा होता है धारा की दिशा बताने के लिए, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है बेटा किसी चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। ये जो आपने किसी धारावाही चालक पर बल का जो डेरिवेशन लिखा है, किसी धारावाही चालक पर जो बल लगता है असलियत में विद्युत मोटर जो होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग उसका डायरेक्शन देखा जाता है, उस पर सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पे आया है फॉर्मूला बेटा F बराबर IBL साइन थीटा। जो F है ना आपका, उसकी दिशा क्या होती है, क्योंकि वैद्युत बल एक सदिश राशि है तो उसकी दिशा को निर्धारित करना आवश्यक है। तो उसके लिए फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का नियम प्रस्तुत किया था। क्या है नियम, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। ये हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तब अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखनी है आपके लिए, और मध्य वाली उंगली चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में रखनी है। तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। ठीक है बेटा, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में जितने भी थे वो मैं करा चुका हूं पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। इस वाले पार्ट में आशा करते हैं जो जानकारी आपको दी है बेटा वो पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। ठीक है, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।